अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। IMF का पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान पर डिफॉल्ट के मंडलाते बादल बाज़ाहिर तो छट चुके हैं, जिसके साथ ये भी महसूस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को दिवालिया होने से बचाना और खुशहाली को वापस लाने के बयानिए के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। 8 अगस्त को असम्बलियों की तहलील की बाज़गश्त भी है। चंद दिनों से शहबाज शरीफ के एक के बाद एक इवेंट से खिताबात और उनमें दोहराई गई बातें इसको तकवीत दे रही हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का क्रेडिट इलेक्शन के मैदान में लेना चाहती है और इसी बयानिए के तहत ही मैदान में उतरेगी, जिसका अक्स आज हमें शहबाज शरीफ के कौम से खिताब में भी मिलता है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने इंतखाबात का बिगल बजा दिया है बल्कि कौम को यह भी बावर कराने की कोशिश की है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने मुल्क की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें उन्होंने साफ कर दिया। उनका खिताब ये भी तय करता है कि अगस्त 2023 को मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द कर दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ आज कौम से किए गए खिताब में क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वजीर आजम सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी, साजिशों की लगी आग बुझाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी इस हुकूमत की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले वो सीवी दिया करते थे कि मुल्क की इकॉनमी को 6 महीने में दुरुस्त कर लेंगे। आज अब जब हुकूमत जाती भी दिखाई दे रही है, यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई इस हुकूमत की, तो शहबाज शरीफ साहब प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर जाने से बचा लिया है और जो इकोनॉमिक लैंड माइन्स साबिका हुकूमतें लैंड माइन्स लगा के गई थी उनसे भी छुटकारा हासिल कर लिया। दूसरी जानिब पार्टी के कायद नवाज शरीफ गुज़श्ता 4 बरसों से मुल्क से बाहर मुकीम है। उनकी वापसी कब होगी और कैसे होगी, इस सवाल का जवाब इस जमात की मुस्तकबिल की सियासत का तयन करेगा। खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों महाजों पर तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ नवाज शरीफ की वापसी को एक बड़ा सियासी इवेंट बनाने के लिए सलाह मशवरे हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब इंतखाबात की हिकमत अमली और मुतवक्के नए बयानिए पर भी तबाज़माई की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज अभी तक मुत्तहिदा अरब अमारात में, इतलात के मुताबिक उन्होंने अपना क़याम थोड़ा तवील कर लिया और बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, जिनका बज़ाहिर मकसद असम्बली तहलील होने के बाद कम अज़ कम 1.5 महीना नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां की जाएंगी, जबकि मरियम नवाज अवामी हमायत हासिल करने के लिए जलसे करेंगी, जिसके बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मैदान तैयार किया जाएगा। इस दौरान जलसों में अवाम को माशी फ़वायद गिनवाए जाएंगे और बताया जाएगा कि किस तरह मुस्लिम लीग नून कड़े वक्त में मुल्क को दलदल से निकालने में कामयाब हुई। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जिस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद है, अवाम फाके काटने पर मजबूर है, तो क्या मईशत की बेहतरी के हवाले से बनाया जाने वाला नारा अवाम में मकबूलियत हासिल करेगा? ऐसे वक्त में जब मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और अफलास ने पंजे गाड़ रखे हों, अवाम खाली नारों पर मुस्लिम लीग नून की तरफ राग़िब हो सकेंगे? दूसरी जानिब भला तो टली है, खुदा खुदा करके पाकिस्तान डिफॉल्ट के गड्ढे में गिरते गिरते एक बार फिर संभलने में कामयाब तो हुआ है। IMF ने पाकिस्तान के लिए एक सख्त इंतबा के साथ ये स्टैंड बाय पैकेज मंजूर किया है, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी कर दी है। एलामिये के मुताबिक 1.8 अरब डॉलर्स नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजे के बाद शेड्यूल किए जाएंगे और IMF की जानिब से 1.2 अरब डॉलर मिलने के बाद चंद दिन के अंदर ही पाकिस्तान के ज़खायर में 4 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर, UAE की जानिब से 1 अरब डॉलर और IMF की जानिब से दी जाने वाली रकम माली ज़खायर में बेहतरी का सबब है। आलमी मालियाती इदारे से रकम मौसूल होने की खुशखबरी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की पहली किस्त मिल चुकी है। इंस्टॉलमेंट होगी अब फ्रंट लोडेड, वो 1.2 अरब डॉलर की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब डॉलर में से वो 2 रिव्यूज के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। तो उस हवाले से मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। अब इसको हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है। IMF का पैकेज तो पाकिस्तान को मिल चुका है, लेकिन IMF ने पैकेज मंजूर करने के साथ सख्त इंतबा भी जारी किया है। आलमी मालियाती फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज पर अमल दरामद ना होने से महंगाई में इजाफा हुआ। एक बयान में एमडी IMF का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल ना होने के बायस पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी माली ज़खायर में कमी आई है। पॉलिसीज पर तसलसल से अमल दरामद के जरिए अदम तवाजुन दूर होगा। यानी IMF ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है कि इस बार वादा खिलाफी किसी भी सूरत माफ नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को हर हालत में शराइत पूरी करना होगी और इन वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा जो इस पैकेज के हुसूल के लिए किए गए हैं। सियासी तौर पर देखा जाए तो किसी भी हुकूमत के लिए इन शराइत पर अमल करना सियासी खुदकुशी से कम नहीं होगा। इसी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपने खिताब में यह वाज़े किया कि IMF के प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने। IMF हलवा या खीर नहीं है। शराइत बहुत कड़ी और सख्त हैं और हमने तमाम शराइत मानी। उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। अब सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी IMF पैकेज के हवाले से वादा खिलाफी की बात से भी डरने लग गए और ये बता रहे हैं कि IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का सोचना भी ज्यादती होगी। शायद उन्हें बेहतर तौर पर मालूम है कि इस बार ये पैकेज कितनी मेहनत और पापड़ बेलने के बाद मिला है। इसहाक डार इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि कैसे हमने इससे डिविएट नहीं होना है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, आम आदमी की जिंदगी जीरन हो चुकी है। ये हुकूमत किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है कि कभी वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इवेंट से खिताब करते हैं, फिर कौम से खिताब, तो ऐसा क्या हो गया है सर जो आम आदमी के लिए बहुत अच्छा और इससे आपको लगता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत अच्छा बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी क्लियर बात है। अभी आप डार साहब की बात सुना रहे थे, जिस वक्त इमरान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और एक सिलेक्टेड हुकूमत को जब ख़त्म किया गया एक आइनी तरीके के साथ, अदम एतमाद के साथ, तो जाती दफ़ा वो ये बात कह कर गए कि मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूँ। देखें, असल में बिल्कुल सेलिब्रेशन जो हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, सेलिब्रेशन ठीक हैं कि जिस तबाही के दहाने पर वो इमरान प्रोजेक्ट जो कि 2013 के बाद तकरीबन स्टार्ट हुआ और जिसकी सहूलतकारी 2013 से पहले मुशर्रफ के टाइम में शुरू हो चुकी थी, उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के ऊपर 2017 में मुसल्लत किया गया। उसके सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद किया गया। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की रेशो 4% थी। उस वक्त CPEC जैसे प्रोजेक्ट आ चुके थे। उस वक्त लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म हो चुका था। GDP ग्रोथ रेट 6% पर था और ख़ास तौर पर खादों की कीमतें, तेल, हर चीज़ की कीमतें बहुत कम थी। लेकिन इस 4 साल में जिस तरह से पाकिस्तान को करप्शन करके लूटा गया, जिस तरह से इस 4 साल में पाकिस्तान की मईशत की तबाही की गई, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत को जलाओ घिराओ, मार कुटाई, पुरतशद्दद बनाया गया, इंतशार फैलाया गया, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, कभी असम्बलियाँ तोड़ दी गई, कभी लॉकडाउन की बातें की गई, कभी PTV पर हमले किए गए। ये वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो दिन हम आज देख रहे हैं उसके पीछे 5, 7, 8, 10 साल लेकिन अली गौहर बलोच साहब, आपकी हुकूमत ने भी तो IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं किया। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने में फेल हुए, जिसके बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट लेने के लिए नाक से लकीरें निकालना पड़ी हैं। और अभी जिन शराइत पर यह स्टैंड बाय अरेंजमेंट लिया है, जब ये शराइत आवाम के सामने आएंगी, जिस वक्त बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंपोर्ट खुलने से मामला ख़राब होंगे, तो पता तो उस वक्त चलेगा ना सर। देखिए, बात यह है कि अभी सिर्फ ये चीज़ें, ये बात करना कि महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। महंगाई तो जब ये गवर्नमेंट आई थी महंगाई बढ़ी हुई थी। ये तो वो लोग हैं जो ये शामियाने बजा रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट हो गया, कल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जिस तरह से कि इनकी ऑडियो वीडियोज़ आई, इनके जो वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने जो अपने सूबाई वज़ीर ख़जाना को, वो पाकिस्तान से सबसे बड़ी दुश्मनी तो ये थी कि इन्होंने फ़ोन कॉल कर थी और IMF को भी मना किया। लेकिन सवाल ये है सर कि आपके इस पॉलिटिकल नैरेटिव को आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे जब आप वोट लेने के लिए जाएंगे इलेक्शन से इसके अंदर?
देखें ये तो बिल्कुल मानेंगे। देखें मैं समझता हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल पे एक सियासी वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, मैं लोगों की नब्ज़ को देखता हूँ। हमें पता है कि हमने क्या क्या डिलीवर किया है, हमें पता है हमने बहुत बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स फ़ौरन लॉन्च किए हैं, हमें पता है कि हमने अवाम में इन मुश्किल हालात में आटा फ्री तकसीम किया है, हमने ज़िम्मेदारों को मराहत दी हैं, हमने इस मुल्क को संभाला है। जो रशिया की बात करते थे तेल की, वो इसी हुकूमत के दौर में वो तेल जो पिछले 4 साल दुहाइयाँ दी जाती रही कि रशिया से तेल आ जाएगा, वो आज तक आया। जो ईरान के साथ वो पाइपलाइन तो रशिया से तेल भी आ गया, लेकिन तेल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। डार साहब जब आए थे तो कहा था कि डॉलर 200 रुपए पर आ जाएगा, अभी तक डॉलर 200 रुपए तक नहीं आया। आज 4 रुपए गिरा है, आज तो सेलिब्रेट करें, आज तो 4 रुपए गिरा है। आज आप देखें कि वो अगर 10 रुपए बढ़ जाएगा तो मतलब है कि इंडेक्स नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आप भयानक ख्वाब क्यों दिखाते हैं लोगों को? आप ये कहें ना कि 4 से 4 और कम होगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान पे आइंदा ऐसी नकारा हुकूमत मुसल्लत ना हो इमरान जो पाकिस्तान हंसते बसते पाकिस्तान को। नहीं ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि देखिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना चाहिए। हाँ, जो जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत की और पाकिस्तान की मईशत की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं मादरत के साथ, जिस तरह से कि एक नेक्सस बनाया गया गोगी के ज़रिए, बुशरा बीबी के ज़रिए, बुलदार के ज़रिए, फिर पूरे पंजाब को बेचा गया। मैं आप सुन के हैरान होंगे, जो हेल्थ और एजुकेशन पे बात करते थे, पिछले पूरे 4 साल में एजुकेशन में एक बंदा, एक टीचर भर्ती नहीं हुआ। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, हज़ारों टीचर्स भर्ती होते थे। बच्चे और बच्चियां जवान घरों में बैठे ओवर एज हो गए, उनको नौकरियां नहीं मिली इन 4 सालों के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी मतलब है कि इन्होंने तबाही डाली है। झूठ मूठ की कहानियां आकर मुआशी तरक्की की जी, और वो तबाही की दास्तानें आज तक रकम हो रही हैं। अभी कल ही आपकी नज़र से वो खबर गुजरी होगी जिसमें 22,000 लोन ऐप के जरिए से कर्ज लेने वाले ने खुद सोजी कर लिए और फिर सुसाइडल नोट भी, वॉइस नोट भी छोड़ा है कि वो क्यों जा रहा है। देखिए बिल्कुल बात आपकी ठीक है, जब तक पाकिस्तान के मुआशी हालात मुकम्मल दस्तरस में नहीं आते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने आज तक सियासत का लिबादा ओढ़ के दहशत गर्दी मुल्क में करते रहे, दहशत गर्दी मुल्क में करवाई, 9 मई के वाक़यात सामने आए, उनकी आज भी मुख्तलिफ जगहों से सहूलतकारी होती है। 8-8 मिनट में, 9-9 मिनट में 8-8, 9-9 ज़मानतें हो जाती हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो पाती, उनको आइन और कानून के कटहरे में लाने में दुश्वारियां हो रही हैं, जिसका ISPR ने जिक्र भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई उनके सहूलतकारों को भी अब कटहरे में लाया जाएगा। जैसे जैसे ये लोग गिरफ्त में आते जाएंगे, जैसे जैसे ये लोग जो है कटहरे के अंदर आते जाएंगे, आप देखेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। बिल्कुल 9th रिव्यू नहीं हो सका, लेकिन हर वो सहूलतकार जो इनको अदालतों के जरिए बचाता है, जो इनको सजाएं नहीं दे पाता, जो 9 मई के ज़िम्मेदारान को जो है वो बचाता है, उनकी सहूलतकारी करता है, और वो लोग जो मशवरे देते थे, वो लोग जो बैकग्राउंड में पीछे रहकर पूरी इस मतलब है कि इसके हदायतकार थे इस पूरी फिल्म के, जो डायरेक्टर थे, वो कौन थे? अब उन डायरेक्टरों की गर्दनों तक भी याद बढ़ेगा। 2 रोज पहले शहजाद अकबर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने 2 नाम लिए हैं। उनका कहना है कि उस वक्त नैब को जो चला रहे थे वो 2 लोग थे, एक जनरल बाजवा थे और दूसरे फैज हमीद थे। तो अभी तक इनसे मुताल्लिक भी कोई कार्रवाई इनिशिएट हुई है? देखिए बात यह है कि शहजाद अकबर सबसे बड़ा मुजरिम तो वो खुद है, जो कि पाकिस्तान को लूटता रहा और जिसने वो किकबैक्स भी लिए थे और फिर वो पाकिस्तान से भागने में काम। ये भी देखना पड़ेगा कि शहजाद अकबर को भगाने वाला कौन था। अब फैज़ हमीद हों या बाजवा साहब हों या कोई भी हों, जो लोग भी देखें, जिन लोगों ने भी मतलब है कि इसकी सहूलतकारी की और इमरान न्याजी की और इसने पाकिस्तान में तबाही में बचाई, आपने देखा नहीं है पाक अफवाज में कितने लोगों का एहतसाब हुआ है, किसने किया? पाक आप मुतालबा करते थे ना कि फैज हमीद वो का लोग भी कोर्ट कटहरे मार्शल में आएंगे, तो जल बाजवा और फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक मुतजाद आरात आती नहीं, आपके पास को कंफर्म करते हैं? क्या खबर है आपके पास? देखें उनका इदारा बेहतर समझता है कि कौन किस चीज़ का मुजरिम है। हम ये कहते हैं कि हर उस शख्स को, चाहे वो फ़ौज के अंदर हो या फ़ौज के बाहर हो, जिन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी करने वाले लोगों को मुसल्लत किया, जिन्होंने उनकी सहूलतकारी की, जिन्होंने उनके ज़रिए नुकसान पहुँचाए, जो 9 मई के वाक़यात में बिल वास्ता या बिला वास्ता इन्वॉल्व थे,
उन सब की जब तक गर्दनें नहीं पकड़ी जाएंगी, उन पाकिस्तान दुश्मनों और गद्दारों की, तब तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए दुश्वारियाँ आएंगी। लेकिन मामला चल रहे हैं, जाहिर है जो गंद पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान की सियासत के अंदर घोला गया, कभी देखे ना PTV पर हमले हुए, सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें खोदेंगी, ये तमाम वाक़यात पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों के साथ देखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर 2018 का इलेक्शन चोरी ना किया जाता है, RTS सिस्टम ना बिठाया जाता, तो आज पाकिस्तान के हालात ये ना होते। 2013 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट तो आपने IMF से ले लिया है, इस पैकेज को एग्जीक्यूट कौन करेगा? असल बात तो वहां पे है, तो इसको तकमील तक कौन पहुंचाएगा, कंप्लीट कौन करेगा? यही बात आज MD IMF ने भी की है। देखिए बात यह है कि जो प्रोजेक्ट आया है इसकी एग्जीक्यूशन के लिए आपको पता है कि जो भी जाहिर है गवर्नमेंट, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, कुछ इस टाइम में होगा। अगर कल को निगरान हुकूमत चलती तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि इस हुकूमत के तो चंद दिन रह गए। आज वज़ीर आज़म के खिताब और फिर तकरीबात के अंदर जितने मुतहर्रिक वज़ीर आज़म नजर आ रहे हैं, क्या ये समझे कि हुकूमत जा रही है, यानी ये हुकूमत अब कंटिन्यू नहीं करेगी? जैसी बातें आ रही थी कि असेंबली जो है उसकी मुद्दत मेयाद में इजाफा किया जा सकता है। नहीं, कतई तौर पर आइन और कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है वही टाइम है, उस टाइम के अंदर इस हुकूमत को चले जाना है। वो 14 अगस्त तक ये हुकूमत चली जाएगी, निगरान हुकूमत आ जाएगी। इंशाअल्लाह मुकर्रर वक्त के ऊपर इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस के बाद जो है जो नई हुकूमत आएगी वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को चलाएगी। मुकर्रर वक्त तो नवंबर है, मैंडेट देंगे। मुकर्रर वक्त तो नवंबर है, लेकिन IMF कैसे डील करेगा ना कि पहले इस हुकूमत के साथ अरेंजमेंट किया, फिर केयर टेकर सेटअप आ जाए, केयर टेकर सेटअप के बाद एक नई हुकूमत। तासुर तो यही है कि वन हैज़ टू स्टे। वो इंटरिम गवर्नमेंट अगर आती है तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी और स्टे करेगी एटलीस्ट इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तक। मेरा ख्याल है कि ये अफवाहों की हद तक बातें हैं और जाहिर है कि ऑब्वियसली तो फिर इलेक्शन होने ही हैं, लेकिन इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। वो इलेक्शन की डेट देंगे और अगर आपको पता है कि मैक्सिमम जो इलेक्शन है वो नवंबर के महीने तक ही आगे जा सकते हैं, या 30 डेज़ के अंदर होने हैं या 90 डेज़। ये सदर मुमलिकत से तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करने के बाद वैसे ही अच्छा जवाब है। क्लैरिफिकेशन तो एक ही है, इत्तेहादी हुकूमत के पास ये काम तो निगरान हुकूमत का उन्होंने करना, इलेक्शन कमीशन का उन्होंने तारीख देनी है। सर मुझे ये बताइएगा कि इत्तेहादी हुकूमत के अंदर कोई कंसेंसस डेवलप हो गया पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर के इलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? देखें, इस बात के ऊपर यकीनी तौर पर ख़ास तौर पर हमारी पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तमाम इत्तेहादियों के साथ रब्ते में हैं। ज़ाहिर है इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, डिमांड्स भी होती हैं। ये कोई PMLN की हुकूमत तो नहीं ना, ये तमाम इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो ऑब्वियसली हर जगह पर उनको मुशावरत में लिया मतलब शामिल किया भी जाना चाहिए और शामिल किया भी जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग सारे मुशावरत में, वो बेचारे ऑपोजिशन लीडर आजा रियाज को भी मुशावरत में शामिल कर लें। जहाँ बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें करने की बात कर रहे हैं वही ये भी बाइंडिंग है कि ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस ने बैठ के बात करनी है। ना लीडर ऑफ द हाउस है ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठ के तो दुबई में हो रही है। नहीं, बात ये नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जाहिर है कि इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी सीनियर लीडरशिप आपस में मामलात के लिए मिलती रहती, मिलना चाहिए, इसमें तो कोई ऑब्वियस बात नहीं है। वो तो एक हाउस का तकादा है कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने फाइनल करना। नहीं, अभी तक मेरा ख्याल है कि मामलात अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन इत्तफाक राय के साथ ही बाहर आएंगे। अच्छा, लास्टली अब बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हुकूमत के चंद दिन बाकी रह गए हैं और फिर अब कैंपेनिंग भी करनी है, अगर वाकई नवंबर में इलेक्शन करना है तो उसके लिए पार्टी कायद का वापस आना भी बहुत ज़रूरी है। तासुर ये है कि उनको कोई गो हेड नहीं मिल रहा है, या पावर्स दैट बी जो है उनको अभी काबिल कबूल नहीं है पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त वापस आएंगे जब उनको मतलब है हमारी पार्टी के कारकुनान जो हैं वो मुनासिब वक़्त समझेंगे। आप देखें कि लेकिन मैं एक बात आपके प्रोग्राम की वसात ज़रूर बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे नून लीग की आकर, ये बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर बात है। और ऑब्वियसली वो इलेक्शन से पहले आएंगे तो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं। हाँ, जहाँ पर आपको पता है कि जिस मुल्क के अंदर अक्सरियती फ़ैसले को
जो है वो अक़लियत में तब्दील कर दिया जाता है। जिस मुल्क के एक जज जो हैं सीनियर तरीन जज, उनकी जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया जाता है, वहाँ पर सवालिया निशान तो उठते हैं। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहेगी, मुस्लिम लीग के कारकुनान भी नहीं चाहेंगे कि बार बार नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात के जरिए सर बस फिर इसमें इशारा है समझने वालों के लिए कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे और इलेक्शंस कब होंगे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। इलेक्शन जी इलेक्शन की कैंपेन को नवाज शरीफ साहब करेंगे, ये मेरे आपके प्रोग्राम की इजाज़त से मैं आपको बावसूख तरीके से मुस्लिम लीग नून का कारकुन की तारीख भी बता देते तो अच्छा हो जाता ना, ताकि पता चल जाता। इलेक्शन अगर दिल्ली दूर है तो मियां नवाज शरीफ की वापसी, इलेक्शन की तारीख इंशाल्लाह नवंबर तक इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक बार फिर से अपनी गिरफ्तारी के हवाले से प्रोपेगेंडा करने में मशगूल हैं। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी आलमी नशरियाती इदारे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गुफ्तगू करते हुए अपने इस खौफ को दोहराते हैं। अपनी ही दी गई टाइमलाइन के मुताबिक गिरफ्तार ना होने की सूरत में अपना पैंतरा तब्दील करते हैं और दोबारा से चंद रोज बाद गिरफ्तार किए जाने का खदशा बयान करना शुरू कर देते हैं। वो अपने बयानात में ये तो बताते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी का खौफ नहीं है, लेकिन उनकी आहो बुका से अंदाजा होता है कि वो गिरफ्तार किए जाने के ऐसे खौफ में मुब्तला है कि बार बार इसका जिक्र खैर करते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने फोकस न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए एक बार फिर दोहराया कि मुझे खदशा था कि इसी हफ्ते जेल होगी, लेकिन मेरे वकील ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की है। इसके बावजूद मुझे कोई शक नहीं है कि यह सिर्फ वक्ती सवाल है, पीर या अगले हफ्ते किसी दिन वो मुझे जेल भेज देंगे। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात की बौछार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर अमल में लाई गई। उन्होंने कहा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने ओहदे की तौसीह के लिए मंसूबा बनाया था। इसी तरह जुमेरात को यूट्यूब पर तकरीर करते हुए नवाज शरीफ को चैलेंज दिया कि वो पाकिस्तान आए और उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि यह कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। सबके करप्शन केसेस तो खत्म हो गए हैं, अब रह का गया है, उनको वापस बुला लें। वो वापस क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने चैलेंज तो नवाज शरीफ को किया है, लेकिन अब खबरें उनके चैलेंज के जवाब में उन्हीं की जमात के साबिक रहनुमा परवेज़ खटक के चैलेंज के हवाले से सामने आ रही हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उन्होंने चैलेंज किया है कि वो केपी के किसी भी हल्के में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़के दिखाएं। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत ऑफिस एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान माफ़ी तलाफ़ी के लिए सरगर्म हो गया है। गुज़श्ता दिनों बानी तहरीक इंसाफ का बनी गाला में क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और इसी हवाले से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इन्हीं दिनों किसी एक मोतबर कारोबारी शख्सियत के जरिए दोबारा पैगाम रसानी की कोशिश भी की गई है, लेकिन इस कोशिश का भी कोई मस्बत जवाब नहीं आया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में साढ़े 9 मई के हवाले से दरगुजर करने को तैयार नहीं है। यहाँ एक बात तो तय है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक तरफ तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ वो अपने लिए स्पेस हासिल करने के लिए भी कोशा है और कई कोशिशें कर चुके हैं। कोशिशें बाराबर होंगी या नहीं होंगी बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन तहरीक नौजवान आने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई में बात करने से पहले सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है और उनकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बड़े मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, वो लोगों को एतमाद में ले रहे हैं, अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पेश कर रहे हैं। इससे क्या तासुर मिलता है? क्या हुकूमत जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मसरूफियात बढ़नी ही थी उनकी, ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत जब जाने वाली होती है तो ये काम करती है। लेकिन इसका एक और एंगल है और वो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही है। ये है बहुत बहुत अहम, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने जिस तरीके से आपको कर्जा दिया और उसमें 3 मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ डील करना पड़ेगा, मौजूदा और दरमियान में इंटरम और उसके बाद आने वाली हुकूमत, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मौजूद है और उसके अंदर यह है कि एक ये भी ख्याल आया जा रहा है कि जो कर्जा है वो तो ये हुकूमत लेगी, लेकिन उसके बाद फिर आने वाली इंटरम हुकूमत जो है शायद उस मामलात को उस अंदाज में ना चला पाए और फिर मजीद आने वाली हुकूमत जो है वो मजीद उसमें कोई कमी कोताही कर दे। इसलिए फौरी तौर के ऊपर इस हुकूमत का कंटिन्यू करना, अपने टेन्योर को आगे बढ़ाना जो है ये अहम है। इसके अंदर इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी आपस की अपनी मामलात हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये सोच है कि जो लोग उसने जनूबी पंजाब और दीगर अजला से लोगों को इकट्ठा किया है किसी भी लालच के अंदर,
तो वो जो लोग हैं वो उससे बदजन हो जाएंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी फौरी जो है वो इंतखाबात जाती है। तीसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग है, जो कि ज़ाहिर है उनके अपने मजबूरियां हैं, उनको मालूम है कि जो भी हुकूमत का कठिन मराइल थे, जो मुश्किलात थी, वो तो उनके ऊपर आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो बड़े एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया और उसके अंदर मज़े तमाम हुकूमत के जो थे वो उन्होंने लिए। तो इस टाइम पे जो मुझे इंटरम सेटअप जो कि पंजाब के अंदर है या जो जिस तरह से चल रहा है केपी में, ये तो मुझे कंटिन्यूएशन के अंदर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो मौजूदा हुकूमत की भी एक्सटेंशन की बातें जो हैं वो आज शुरू हो चुकी हैं। मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो रेहान तारिक साहब आपके इल्म में है कि बहुत ही दिगरगूं है, क्योंकि एक आखिरी मरहले के अंदर एक आखिरी मार्का जो है वो इस टाइम पे लड़ा जा रहा है। छोटे कैंटोनमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। जो सानिया हुआ बहुत ही खतरनाक, जो कि जोब के अंदर हुआ, उसको आप बिल्कुल साइड पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये बाकायदा मेरे इतलात के मुताबिक दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठजोड़ के नतीजे में हुआ। और इस किस्म के वाक़यात जो कि एक आपके चंद दिनों में 3 मेजर अफसरान और मुतअद्दिद तकरीबन 50 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सिक्योरिटी सूरत हाल को सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी कुछ तोसी जो है वो शायद उन सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को दी जाए जिनकी मुद्दत देखिए ये एक और डायमेंशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। लेकिन जिस तासुर का इजहार और खदशे का इजहार आप कर रहे हैं कि हुकूमत की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी, तो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 14 अगस्त को असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। और लग ये रहा है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव इस वक्त शहबाज शरीफ साहब बना रहे हैं या वो ए टाइम यूज़ कर रहे हैं, वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी से खिताब करते हैं, फिर कौम से खिताब अब से कुछ देर पहले उन्होंने किया है, उससे तासुर तो यही है कि हुकूमत ये चाहती है कि इसी नोट पर इख्तिताम करे और उसके बाद पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग करे। लेकिन लगता यह है कि जो इंटरिम सेटअप आएगा शायद उसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ सकती है। खौफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के यहाँ यह है कि इंटरिम सेटअप की मुद्दत ना कहीं बढ़ जाए और इलेक्शंस इनके हाथ से भी दूर ना हो। जी, ये दो मुख्तलिफ आ रहा है। बिल्कुल मैं आपकी बात से भी इत्तफाक राय रखता हूँ कि इसमें या तो इंटरम सेटअप जो भी आए उसकी मुद्दत जो है वो उसमें तोसी हो जाए, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही हिंच है और वो है IMF का, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आपको पैसे हम तब देंगे जब आप जो है वो बाकायदा एक जो प्रोसेस है कानूनी और आईनी उसको आप मलहूज़े खातिर रखेंगे। तो ये एक वो वाहिद बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आज ही रिसेंट डेवलपमेंट है जिसके अंदर मौजूदा हुकूमत की तौसीक की बात हो रही है। देखिए, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनका अपना पॉलिटिकल कैपिटल होता है और सियासी हुकूमतें शायद IMF की वो कड़ी शराइत पूरी ना कर सके जो इंटरिम गवर्नमेंट कर पाए। तो इसलिए तो परफेक्ट तो यही है कि इंटरिम गवर्नमेंट आए, क्योंकि उनका तो कोई डिलीवरेंस का बोझ उस तरह से नहीं होता है, वो वोट लेकर नहीं आए होते और IMF की कंडीशंस को या उस प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, जो बात आपने की, आपके भी सोर्सेज हैं, बड़े कनेक्टेड हैं आप, ये बताइए कि जो चेयरमैन PTI हैं उनसे मुताल्लिक कुछ खबरें भी हैं कि वो मुश्तरका दोस्तों के जरिए से पैगामात भेज रहे हैं और बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, डोर नॉकिंग कर रहे हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो खिताब किया है अपने YouTube चैनल के ऊपर भी, उसमें भी पावर ब्रोकर्स कहा है और पावर ब्रोकर्स कह के पुकार के और फिर वो अपनी 27 साल जद्दोजहद की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हालिया चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट्स है? कुछ लोगों को भेजा गया है, क्या डोर नॉकिंग हो रही है, मुलाकातों के लिए कोशिश हो रही है? जी, डोर तो बहुत सारी नॉक हुई है, लेकिन डोर नॉक करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, दरवाज़ा खुलने की बात होती है। दरवाज़ा कोई नहीं खुला, ये मैं आपको बड़ा वसूख से और बड़े मतलब आपको बता रहा हूँ कि दरवाज़ा कोई नहीं खोला गया, क्योंकि जो देते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। या तो उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया या पार्टी जो है वो खुद ही छोड़ के चले गए। इसलिए जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर डोर नॉकिंग करने में, वरना देखिए ना, जो डोर नॉकिंग होती है उसके लिए आप ओपनली नहीं, आप खामोशी से जो है मामला तय करते हैं। उसको आप जिसको कहते हैं ना बिहाइंड द डोर्स काम करना पड़ता है। उसके लिए आपको YouTube चैनल के सहारे लेके या सोशल मीडिया का सहारा लेके दरखास्त नहीं करनी पड़ती। इसलिए आपने, उनका पहले भी इंटरव्यू था, उसके अंदर उन्होंने कहा जी मैं तो बात करना चाहता हूं, लेकिन वहां से तो अभी तक कोई बात नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत वजूहात हैं। आपको अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड याद होगा तो जब जनरल राहील शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उस टाइम पे जब उन्होंने इनको और ताहिरुल कादरी साहब को कहा कि आप आए बात करने के लिए, तो इन्होंने अवाम के अंदर बात रख दी कि मुझे तो राहील शरीफ साहब ने बुला लिया। ये बड़ी एम्बेरसमेंट हो गई थी, क्योंकि मामलात तो मुल्की सतह के ऊपर जो है एक आप जिम्मेदार शख्सियत का सबूत देते हैं। फिर आपको याद होगा कि इसी तरीके से सलमान अहमद साहब और दीगर जिन लोगों की कुछ मुलाकातें अहम लोगों से हुई मुल्की मफादात के लिए, मुल्की बेहतरी के लिए, उसको जो है वो तश्तकबाम किया गया, उसको मीडिया की जीनत बनाया गया।
ये बातें अगर आप इस तरीके से मीडिया की ज़ीनत बनाते हैं तो ज़ाहिर है फिर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ और एक अदम एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है, जिसको मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे पीटीआई के दरमियान में और रावलपिंडी के दरमियान में एक कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा फुकदान है, जो फ़िलहाल मुझे उसकी सरहदें जो हैं वो दूर-दूर तक आपस में मिलती नज़र नहीं आती। लेकिन इत्तलात है कि चंद रोज़ पहले जब चेयरमैन पीटीआई अपने मुकदमात में ज़मानत की गर्ज से इस्लामाबाद में मौजूद थे, बनी गाला रिहाइशगाह भी पहुंचे, तो किसी बड़ी शख्सियत की मुलाकात उनके साथ हुई जो ब्रिज का रोल प्ले कर सकती है और वहाँ कुछ मेल मुलाकातें हुई हैं। क्या वो बनी गाला में उस दिन का जो क़याम है वो भी, उसमें भी कोई पेशरफ्त है, कोई डेवलपमेंट है इस मुतालिक? नहीं, देखें इस टाइम पे बड़ी वो कौन शख्सियत होती है जिनके पास ताकत है ना, वो बात है। उनका जो मामला है वो क्या हुकूमत के साथ है या रावलपिंडी के साथ है। जो 9 मई के वाक़यात हुए, क्या उन्होंने हुकूमती तनसीबात को जो निशाना बनाया, सियासी में हुकूमत तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन क्या जो असम्बलियाँ थीं या कोई सियासी असर रसूख वाले घर थे उनको बनाया, या उन्होंने आर्मी की तनसीबात को निशाना बनाया? इसलिए मेरा ख्याल है ज़ीरो टॉलरेंस इस टाइम पे मौजूद है। 88वीं जो कॉन्फ्रेंस थी, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर बड़ी वाज़ेह बात है, फौज एक पॉलिटिकल किरदार अदा कर रही है। वो अपने ना किसी को सियासत के अंदर मदाखलत करना चाहती है और ना वो ये चाहती है कि कोई उनके मामलात में मदाखलत करे। मेरे ख्याल है कि वो शहादतें दे रहे हैं, वो इस टाइम पे एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें सर, लास्टली एंड क्विकली, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत अब सेट हो गई है कि 16 को होने जा रही है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज हुई है। ऐसे में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की कुछ मुलाकातों की इतलात भी हैं कि वो पीटीआई की उस सेकंड टियर लीडरशिप से भी मिल रहे हैं जो बराह रास्त 9 मई इंसिडेंट्स के अंदर मुलव्वस थे। तो ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला दिया और फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक बातें आ रही है, तो अदालत बचा पाएगी या कोई बचाव की सबील होती हुई नजर आ रही है चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए 14 मई को अदालत ने इलेक्शन की डेट दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूं कि अदालत के अंदर अपना एक बहुत बड़ा जो उनकी सोच के अंदर एक जो डिवाइड है वो मौजूद है और उसका हमने बारहा देख चुके। इसलिए जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं जिनको नामजद कर दिया गया हुआ है ऑलरेडी, उनकी सोच में और मौजूदा चीफ जस्टिस की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जीबी में चीफ मिनिस्टर का हुमा किसके सर बैठा है और फिर क्या मंजरनामा, पॉलिटिकली क्या मंजरनामा इवॉल्व हुआ है, इस पर बात के बाद हमारे साथ रहिए। आज गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लगा है। उनकी हुकूमत अब पूरे मुल्क से प्रैक्टिकली आउट हो चुकी है। आज जीबी में वज़ीर आला के इंतखाब में फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान वज़ीर आला मुंतखब हो गए। वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के नामजद उम्मीदवार राजा आज़म के साथ हम ख्याल ग्रुप के जावेद अली मन्नू और राजा ज़करिया ने भी बायकॉट किया, जिनकी हिमायत में वहदत मुस्लिमीन और इस्लामी तहरीक ने भी राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। राय शुमारी में आज़ाद रुकन असम्बली नवाज नाजी ने भी हिस्सा नहीं लिया। असम्बली का इजलास 12 के बजाय 12:30 बजे शुरू हुआ तो स्पीकर नज़ीर अहमद ने हाजी गुलबर खान की हामी अरकान असम्बली को एक तरफ खड़े होने को कहा, जिस पर ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान, जिनमें 3 नवाज लीग, 3 पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के एक रुकन असम्बली ने हमायत कर दी, जिस पर स्पीकर ने हाजी गुलबर खान को 19 वोट लेने पर कामयाब यानी कायदे ऐवान करार दिया। जीबी में देखा जाए तो पीटीआई को शिकस्त ज़रूर हुई है, लेकिन ये फतह पीडीएम में शामिल या हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की फतह नहीं है। प्रैक्टिकली तो बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर के बाद जीबी में यह फतह पीपल्स पार्टी समेटती हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ही का ये मुतालबा भी था कि वज़ीर आला तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक से होना चाहिए। नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला गुलबर खान का ताल्लुक जीबी के ज़िला द्यामिर से है। वो नवंबर 2009 के इंतखाब में JUI फे के टिकट पर मुंतखब हुए। 2009 में पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में हाजी गुलबर खान वज़ीर सेहत रहे। हाजी गुलबर खान को 2015 में नून लीग के उम्मीदवार ने और उसके बाद 2020 के इंतखाब में वो पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर यह चाहती थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक में से कोई कायदे ऐवान होना चाहिए और प्रैक्टिकली उनकी फतह या उनके नैरेटिव की फतह भी दिखाई देती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।